नमस्कार, साउथ एशिया ग्लोबल देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज जीडीपी के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जीडीपी के ग्रोथ के लिए, कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, उद्योग क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए आखिर हमारी पिछली सरकारों ने क्या किया। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ कांग्रेस नेता चंद्रेश कुमार सिंह और बीजेपी नेता भावेश पांडे जी। स्वागत है, दोनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम जाना चाहेंगे चंद्रेश जी के पास, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। और पहला सवाल मेरा उन्हीं से होगा कि आपकी सरकार ने बहुत ज्यादा वर्षों तक शासन किया आजादी के बाद से। देश की प्रगति में उसका योगदान क्या रहा? उद्योग क्षेत्र में आपकी सरकारों ने क्या योगदान दिया? और साथ ही कृषि के क्षेत्र में आपके सरकार का क्या योगदान रहा कि जीडीपी में भागीदारी बराबर होती रही? जी नमस्कार। आप अपने मंच पर हमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी शुरुआत में ही कहा कि पूर्व की सरकारों ने क्या किया। हास्यास्पद लगता है ऐसी बातों को सुनकर। जहां सरकार से सत्ता पक्ष से सवाल पूछने चाहिए, वहीं आज की मीडिया जगत और सत्ता पक्ष भी विपक्ष से सवाल करता है। देवेंद्र जी, आप भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास उठाकर पढ़िए, लोगों को भी सलाह दीजिए कि वो ऐसा करें। जब देश आजाद हुआ तो उस समय मुल्क के क्या हालात थे। दादा भाई नौरोजी ने डेन थ्योरी में लिखा कि अंग्रेज भारत को लूट रहे थे, भारत से कच्चे माल ले जा रहे थे, उसे भारत में लाकर बेच रहे थे, और यहाँ किसानों को उनकी उपज की उचित कीमत भी नहीं मिलती थी। पूरा उस पर उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भारत की कृषि और अर्थव्यवस्था की जो दुर्गति हुई, उसको डेन थ्योरी में उन्होंने स्पष्ट किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, उनके सामने बड़ी जिम्मेदारी थी। और आप देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी, इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश को आगे ले जाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अथक प्रयास किया। बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाए गए, बड़े बड़े डैम बांध बनाए गए, ऊर्जा उत्पादन हुआ। हर क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने बेहतर काम किया। हरित क्रांति को कोई भूल सकता है क्या इस देश में? आपका एक नारा था, कांग्रेस का एक नारा था, चंद्रेश जी, कांग्रेस का एक नारा था, गरीबी हटाओ। और यह नारा इतना लोकप्रिय हुआ कि लोगों को ऐसा लगता था कि यह नारा ही है, इस नारे की बदौलत ही गरीबी देश से हट जाएगी। लेकिन क्या गरीबी दूर हुई? आप देवेंद्र जी जब ये बात पूछते हैं, निश्चित रूप से मैं इस बात का समर्थन करता हूं। कांग्रेस पार्टी का ये नारा था, गरीबी हटाओ, और कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाया। जब देश आजाद हुआ तो उस समय बीपीएल क्लास के अंदर कितने लोग थे, और जब मनमोहन सिंह जी सत्ता छोड़े 2014 में, बीपीएल क्लास में कितने लोग थे। करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से, करीब 20 करोड़ से ऊपर के आंकड़े बताए जाते हैं, गरीबी रेखा से निकालकर गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आए थे। आज लगभग 15-20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। हमने तो कहा था गरीबी हटाओ, और गरीबी हटाओ के लिए हमने बहुत सारी योजनाओं को लॉन्च किया, और उस दिशा में हम आगे बढ़े, गरीबों को सशक्त और मजबूत करने का काम किया। अंततः हमने मनरेगा जैसी योजना गांव में लागू की, और वहां पर गरीबों को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, गरिमा और सम्मान की जिंदगी देने के लिए उनके ही गांव में उनको काम की गारंटी हमने दिया। आज मोदी सरकार गरीब मिटाओ के नारे पर चल रही है। देश में महंगाई तेजी से बढ़ रहे हैं, खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, और मुझे लगता है
ये मोदी सरकार गरीब मिटाओ के नारे पर आगे बढ़ रही है। हम गरीबी हटाओ की बात करते थे और हम उस दिशा में सक्सेस थे, हम सफल हुए। आज सरकार फेल है। आपको सरकार से प्रश्न पूछने चाहिए कि 2014 में इस देश में कितने गरीब थे और 2020 में देश में कितने गरीब हैं। पांडे जी, हम आपसे चर्चा करेंगे और ये जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर जब कांग्रेस ने इतनी सारे काम किए और ज्यादा दिन तक, ज्यादा सालों तक सत्ता में रही और उसने गरीबी हटाओ का काम किया, तो जितने दिन आपकी सरकार सत्ता में रही उसने क्या किया? जवाब लेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जीडीपी के इस खास प्रोग्राम में आज हम जानेंगे कि जिस पार्टी की सरकारें भारत पर शासन कर चुकी हैं, आखिर उसने क्या काम किए लोगों के लिए, उनके जीवन स्तर के लिए, जीडीपी के ग्रोथ के लिए। तो हमारे जो अभी इससे पहले, ब्रेक से पहले कांग्रेस नेता चंद्रेश सिंह ने बताया कि उनकी सरकार ने क्या किया। अब ब्रेक के बाद हम पांडे जी के पास जाना चाहेंगे जो बीजेपी नेता हैं और उनसे जानना चाहेंगे, भावेश पांडे जी से जानना चाहेंगे कि आखिर जब से बीजेपी की सरकार आई है उसका शासन सत्ता भारत पे रहा है, उसने क्या कल्याणकारी कार्य किए हैं लोगों के लिए जिससे कि उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे। जी भावेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। अभी आपको और चंद्रेश जी को मैं सुन रहा था और बहुत अच्छा लगा आप दोनों लोगों की बातचीत को सुन करके। और चंद्रेश जी ने अभी जो बातें की कि आज़ादी से लेकर के उन्होंने बताया कि आज़ादी से लेकर अभी तक कई पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से और कांग्रेस सरकार ने देश के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। मुझे लगता है कोई भी सरकार होती, कुछ करती तो उतना तो करती ही जितना उन्होंने किया, लेकिन हम पिछली सरकारों के योगदानों पर ये प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते कि उन्होंने कुछ नहीं किया। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि पिछली सरकारों ने जो किया है हम उसी के आगे कर रहे हैं। हम बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, लेकिन यह जरूर है कि वो जो कर सकते थे वो उन्होंने नहीं किया। उन सरकारों के माध्यम से जो कार्य हो सकते थे, जो क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकते थे, देश आज कहीं और हो सकता था, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने, कांग्रेस की जितनी सरकारें आई, जो देश की जनता ने उन पर विश्वास जताया, उनको मौका दिया, उनको अपनी सराखों पर बिठाया, लेकिन देश के गरीब को, देश के जनता को, देश के किसान को, मजदूर को, युवा को, महिलाओं को ऐसा कुछ ये नहीं दे पाए जिससे उनको इस बात का संतोष हो कि कम से कम हमने एक अच्छी सरकार को चुना। मनमोहन सिंह जी की बात की उन्होंने। भावेश जी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लोगों के लिए काम किया, चंद्रेश जी ने कहा, लेकिन गरीबी मिटाओ का नारा दिया, लेकिन जो बीजेपी की सरकार है वो गरीब मिटाओ के नारे पे चल रही है। अब ये नारा शायद आपने सुना होगा देवेंद्र जी, अभी तो देश की जनता ने नहीं सुना है गरीब मिटाओ। हमने जो इंदिरा जी ने नारा दिया था, नारा आपका नहीं है, उनका आशय यह था कि वो गरीबी मिटाओ के सिद्धांत पे काम कर रहे थे और आप गरीब मिटाओ के, आपकी सरकार गरीब मिटाओ के सिद्धांत पे वो काम उनके गरीबी मिटाओ और हमारे गरीबी मिटाओ में मूलभूत अंतर। उनके गरीबी मिटाओ का मतलब था कि रॉबर्ट वाड्रा की गरीबी मिटाओ, उनको गरीबी मिटाओ का मतलब था कि सुरेश कलमाड़ी की गरीबी मिटाओ, उनके गरीबी मिटाओ का मतलब था कि ए राजा की गरीबी मिटाओ। हमारी गरीबी मिटाने का मतलब है कि हमने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर लाया। उनके सिस्टम में क्यों नहीं था? वो कभी जनता के खाते में सीधा पैसा भेजने की कोशिश क्यों नहीं किया उन्होंने? उन्हीं की सरकार के
जी जवाब दीजिए चंद्रेश जी। राजीव गांधी जी ने ये बात की। चंद्रेश जी, राजीव गांधी जी हम जवाब लेना चाहेंगे। सीधे आपकी सरकार ने, सीधे आपकी सरकार ने खाते में पैसा भेज चाहेंगे। मैं आपके दोनों तीनों बातों का जवाब बहुत, चूंकि ये विषय इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है तो हम लोग दूसरे तरह के पॉलिटिकल डिबेट नहीं कर सकते। बहुत सौम्य तरीके से मैं वही मैं बता रहा हूँ देवेंद्र जी, आपको भी मालूम है और आपने हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर के, मैं बता रहा हूँ ना आवेश भाई, मैं बता रहा हूँ हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर के बैंक हुआ करते थे जिनकी समाज सेवा में रुचि नहीं थी। साहूकार और महाजन बड़े पैमाने पर गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का शोषण कर रहे थे। इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का सार्वजनिकरण किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर बैंक भारत के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में खोले गए और गरीबों को, जो साहूकारों और महाजनों के शोषण से शोषित हो रहे थे, उनसे बाहर निकालने का काम किया। आज देश में 1 लाख से अधिक ब्रांच है। ये कांग्रेस पार्टी के कारण ही हुआ। यदि इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया होता, बैंकों का राष्ट्रीयकरण यदि इंदिरा गांधी जी ने नहीं किया होता, लेकिन तो आम आज जनता को ये विश्वास नहीं दिला मजदूरों का पाया कि वेतन उनके खाते में नहीं जा रहा होता। आवेश योजना का लाभ सीधे उनके खाते में नहीं जा रहा होता। ये इंदिरा गांधी जी ने कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने गांव-गांव में बैंक खोल कर दिए। तो आपने आम जनता को यह विश्वास क्यों नहीं दिलाया? आपने प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, आप बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। तो पहले आप अपनी बात कर लीजिए, मैं बोलता हूँ। उनके मुंह में, साहूकारों और महाजनों के मुंह में ढकेलने का काम करने जा रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि प्राइवेट बैंक किसानों और मजदूरों को लोक लुभावनी योजनाएं नहीं लाएंगी, उनके हितों की रक्षा नहीं करेंगी। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा करके दिखाया। हमने बुनियाद तैयार की। आप ही के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मनरेगा की नाकामी जमीन का प्रश्न उठा रहे हैं चंद्रेश जी। चंद्रेश जी जवाब दे लेने दीजिए। चंद्रेश जी जवाब दे लेने दीजिए। और कोरोना काल में जब कोई अस्त्र नहीं मिला, चंद्रेश जी, आपने मनरेगा के मजदूर चंद्रेश जी जवाब दे लेने दीजिए। आपने जिनविन का क्वेश्चन उठाया जी, जवाब दीजिए। आपने बैंक खोले चंद्रेश जी, आपने बैंक खोले, ठीक है, आपने कुछ बैंक खोले, आपने एनपीएस में बैंकों को डुबो भी दिया। आपने एनपीएस में डुबो भी दिया बैंकों को, और आपने आम जनता को, सब्जी बेचने वाले को, रिक्शा चलाने वाले को, छोटे किसान को खाता तक नहीं खोलने दिया। आप उससे मिनिमम बैलेंस की दरकार करते थे। हमने मिनिमम बैलेंस की सीमा ही खत्म कर दी। हमने मैं आपको बताना आप बोलने नहीं दे रहे। आप जनधन योजना को देख लीजिए। हमने 20 करोड़ 30 करोड़ हमने अकाउंट खोले। चंद्रेश जी जवाब दे लेने दीजिए। कैपिटलाइजेशन के अंतर्गत चंद उद्योगपतियों भावेश पांडे जी को जवाब बेचने का आपकी बात, अगर आप कोई अच्छी बात भी कहेंगे तो चंद्रेश जी अगर आप बात नहीं करने देंगे, तो अगर आप कुछ अच्छी बात भी कहेंगे तो हम सुन नहीं पाएंगे। जी 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 जी, अगर आपकी कोई अनुसरण करने लायक बात भी होगी तो जारी रहेगी, चर्चा जारी रहेगी। लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा हो रही है कि कांग्रेस ने क्या किया लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, और बीजेपी ने क्या किया या क्या कर रही है लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए। और इसी विषय पर दोनों पार्टियों से एक एक नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से हैं चंद्रेश सिंह जी और बीजेपी से हैं भावेश पांडे जी। तो ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देवेंद्र जी, विपक्ष की तरफ से भावेश जी से मैं एक ही प्रश्न करना चाहूंगा कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था की इतनी दुर्गति क्यों है? जब आप जीडीपी की बात करते हैं तो कोई एक सेक्टर की हम बात नहीं करते हैं,
हम सभी सेक्टर्स की बात कर रहे हैं और भारत की जीडीपी में जो गिरावट चंद्र जी आप चंद्र जी आपका प्रश्न कि इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की इतनी दुर्दशा क्यों है, जवाब दीजिए भावेश जी। भावेश जी जवाब दीजिए। जी भारतीय अर्थव्यवस्था की दुर्व्यवस्था की बात कर रहे हैं आदरणीय चंद्रेश जी। आपको एक ज्ञात होगा इस समय पूरे विश्व 2019 के अंत से लेकर के और 2020 की शुरुआत की बात कर रहे हैं, पूरा विश्व ही कोरोना की चपेट में आ गया। उसके पहले की स्थितियों से तो हम बात करेंगे, लेकिन 2020 की शुरुआत से ही पूरा विश्व, कोई भी देश इससे अछूता नहीं रह गया। कोरोना से हम सभी जूझे, हम सभी लड़े, लेकिन उसके बावजूद भी सभी लगभग सभी देशों और जो विकासशील देश होते हैं, हम सभी को जानकारी है, हम सभी लोगों को मालूम है, विकासशील देशों के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती भरा ये समय था, जिसमें और अभी भी समय है, अभी आगे भी हमको कोरोना से लड़ना है। कोरोना के समय में हमारी अर्थव्यवस्था को धक्का लगा, ये बिल्कुल सही है, इससे कोई भी नकार नहीं सकता है। इससे सरकार भी हमारी ये कहती है कि हमें धक्का लगा है, हमें उससे दिक्कतें हुई हैं और हमारे लोगों को, हमारे इंडस्ट्रीज को, हमारे छोटे व्यवसायी से लेकर के एक रिक्शा चालक, एक मोची से लेकर के और एक ऊपर तक बनाने वाली कुल मिलाकर के आपके कहने का तात्पर्य तो यही है ना भावेश जी, आपके कहने का तात्पर्य यही है कि कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था मुझे पूरी बात करने दीजिए, मुझे अपनी पूरी बात पूरी करने दीजिए। मैं ये भूमिका रख रहा हूँ, मैं भूमिका रख रहा था, मेरी पूरी बात क्योंकि मैं सत्य स्वीकार भी करता हूँ, सत्य बोलता भी हूँ। अगर सीधी बात कीजिए ना, अगर हमारी कोई कमी होती है तो उसको भी स्वीकार करता हूँ जी। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ कि मैं अगर कोई कमी है तो स्वीकार ना करूँ, बिल्कुल स्वीकार करूंगा। लेकिन जहां जो बातें सत्य हैं उसको कहना भी चाहिए, और अगर दूसरा कोई बोले तो थोड़ी देर सुनकर आप नोट डाउन कर लीजिए, आप उस पर बिल्कुल काउंटर करिएगा, लेकिन मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी आप अपनी कोरोना के अपनी बात जी। कोरोना में जिस तरीके से हम लोगों ने इस पूरे त्रासदी को देखा, उसके बाद भी हमने कांग्रेस की तरह, अगर आप ये सोचिए, अगर ये महामारी कांग्रेस के टाइम में आई होती या कांग्रेस रूल्ड ये सेंट्रल गवर्नमेंट होती तो क्या हो रहा होता? बीच की एजेंसीज को काम दिया जाता कि आप ये पैसे ट्रांसफर करो। हमने एक जिले में पर डे 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, 1-1 हजार रुपए जो डेली वेजेस वाले कर्मचारी हैं, जो छोटे ये मजदूर वर्ग है, जो मोची है, जो वाला है, जो ये है, उनको दिया, उनके खाते में ट्रांसफर किया, उनका बैंक डिटेल मंगाया, उसमें पैसे डाले। हमने उनको परेशान नहीं होने, हताश नहीं होने दिया, उनको कहीं 1 जून की रोटी के लिए परेशान नहीं होने दिया। हम उनको 3-3 महीने 4-4 महीने लेते हैं ना, कितने मजदूरों को तो कोरोना के कारण 6-6 महीने 7-7 महीने काम नहीं मिला। हमने उनके लिए भावेश जी हम मान लेते हैं ना कि कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था डवाडोल हुई और आपकी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन 2020 में कोरोना आया ना सर। आपकी सरकार तो 2020 से तो है नहीं, उससे पहले से है। 2019 में 2014 से ही आपकी सरकार है। तो आप देखिए 2000 आपने तो ऐसी व्यवस्था दी थी ना, कोई बड़ी कंपनी तो आपके यहाँ आ नहीं रही थी। 2019 के पहले का देख लीजिए, नोएडा में क्या 2014 के बाद से 2014 के बाद से अर्थव्यवस्था सुधरी है? मैं ये जानना चाहता हूँ, टेस्ला ले लीजिए, सैमसंग ले लीजिए, बड़ी कंपनियां आपके यहाँ आने से अपने आप को कंफर्टेबल कर रही हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में चंद्रेश जी जरा 1 मिनट हमें एक जवाब लेने दीजिए भावेश जी से। हमें जी देवेंद्र जी बताइए, देवेंद्र जी आप बताइए। जी हम भावेश जी से एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं कि सरकार 2014 के से है, तो क्या 2014 के बाद से और 2020 तक भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है? और सुधार हुआ है तो क्या हुआ है? हमने क्या किया 2014 में? हमारी सरकार बनते ही हमने क्या किया? 2014 की में सरकार हमारी बनते ही हमने क्या किया?
एक बहुत अच्छी व्यवस्था आपने लाई, जी, बताइए। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था ली, मैं स्वागत करता हूं आपका इस चीज के लिए। आपने सोचा कि हर व्यक्ति का एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, एक यूनिक नंबर होना चाहिए, ये एक अवधारणा आपने रखी, इसके लिए प्रयास किया, आप साधुवाद के पात्र हैं, आपने बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन जिस सिस्टम से आप आधार कार्ड बनाना चाह रहे थे, उस आधार से आप अगले 20 सालों तक देश की जनता का आधार कार्ड नहीं बना पाते। हमने उसमें बैंकों को जोड़ा, हमने उनको सिस्टम में जोड़ा, और आज ऐसा हुआ है कि लगभग सभी के आधार कार्ड हम बना चुके हैं। क्यों बनाया? वो मूलभूत चीजें थी। हमने क्यों बनाया? क्योंकि हमारे प्लान में था कि जब हम आधार कार्ड बना लेंगे तो एक आम जनता को, एक आम व्यक्ति को, जो किसी सुदूर बहुत रिमोट गांव में बैठा हुआ है, उसको बैंक में जाके खाता खुलवाना है तो क्या करेगा? वो सिर्फ अपना एक कार्ड दिखाएगा, उसको ना राशन कार्ड दिखाना है, ना परिवार रजिस्टर की नकल देनी है, ना उसको प्रधान से लिखवा के लाना है, ना उसको सेक्रेटरी से रजिस्ट्रेशन की वो सर्टिफिकेट की जरूरत है, कुछ नहीं। वो एक आधार ले आया, कहा भैया मेरा ये 0 बैलेंस का अकाउंट खोल दो जनधन योजना, उसका अकाउंट खुल गया। हम सोचिए कितनी दूरदर्शी योजना थी। अगर वही एक सिंपल से एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एक वो आधार कार्ड हमने न बनाया होता और एक वो उसका खाता न खुला होता, तो क्या 2020 में जब कोरोना ने हमको अपनी चपेट में ले लिया तो जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की हम बात कर रहे हैं, क्या उसका सपना भी देख पाते हम? हमको बिचौलियों को बीच में रखना ही पड़ता, और फिर वही होता जो राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता। मैं एक एग्जाम्पल दिया आपको, एग्जाम्पल दिया। 2014 से अभी तक हमने क्या किया? हमने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया। जब भी हमारे ऊपर आतंकवादियों, हम हर तरीके से लड़े। किसानों के लिए हमने किसानों को किसान सम्मान निधि दिया, हमने उज्ज्वला योजना दिया। आप शौचालय तक नहीं दे पाए थे, लोगों को हाइजीन के बारे में नहीं अवेयर कर पाए थे, आप शौचालय तक नहीं दे पाए थे। बताइए, हमने मतलब 70 करोड़ शौचालय दे डाले। 70 करोड़ लोगों को आप बाहर उनको शौच करने जाना पड़ता था। आप बात करते हैं आपकी स्वास्थ्य की चिंता थी, आपको ना स्वास्थ्य की चिंता थी, ना महिलाओं की चिंता थी, ना आपको हमने क्या दिया? आयुष्मान योजना दिया। स्वास्थ्य को लेकर चिंता आपको होती तो आप आयुष्मान योजना नहीं लाते। आयुष्मान योजना में मेरे पास ऐसे 20 एग्जाम्पल हैं, मैं पर्सनल लेवल पे अपने शुभचिंतकों को मैं बताऊं, जो बेहद गरीब, उन्होंने 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए की सर्जरी केंद्र सरकार के सहयोग से कराई है। जो कभी भी वो अपने जमीन बेच देते तो शायद सर्जरी नहीं करा पाते, उन्होंने कराया। कोरोना में जब आया, आपको अगर जानकारी, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते होंगे तो गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर दिया। कोरोना कवर नहीं कर रहे थे लाइफ इंश्योरेंस वाले, ये हेल्थ इंश्योरेंस वाले, गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया कि अगर कोरोना से डेथ होगी तो आप उसको कवर करेंगे। हमने उसके लिए उनको मुआवजे दिए। हमने ऑक्सीजन से पूरा देश लड़ा, पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व लड़ रहा था। हमने पूरे 125 करोड़ की आबादी वाले देश में कोई जिला, कोई केंद्र ऐसा नहीं बचा जहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई को, ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित नहीं कर दिया। थर्ड वेव आज कोई नहीं। जी चंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है। हमने महिलाओं के लिए मुद्रा योजना लाया। छोटे से छोटा व्यक्ति लोन लेने जाता था, उसको जवाब देना चाहेंगे आप? 100 बातों की एक बात जी जवाब देना चाहेंगे? दुकान 50,000 रुपए चाहिए थे, 50,000 रुपए का लोन नहीं मिल रहा था उसको, हमने दिया है उसको लोन। देवेंद्र जी, भावेश जी को मैं बताना चाहूंगा, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनेंगे और मेरी सलाह अच्छी लगे तो आप अपनी सरकार को भी ये सलाह देने की कोशिश करेंगे। कोरोना काल में भारत ही नहीं, दुनिया ने भी ये माना कि मोदी सरकार कोरोना प्रबंधन में फेल रही। ज्यादातर मौतें कोरोना से नहीं हुई हैं, मौतें ऑक्सीजन के अभाव में, वेंटिलेटर के अभाव में, आवश्यक दवाइयों के अभाव में हुई है। क्या स्थिति थी छुपा किसी से नहीं है। नदियों में लाशें तैरी हैं, बालू के रेत में लाशें दफन हुई हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। जब गंगा में लाशें तैर रही थी, प्रधानमंत्री जी बंगाल में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। महत्वपूर्ण मंत्रियों का इस्तीफा लेकर भी प्रधानमंत्री जी अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश की। क्योंकि बात जीडीपी की हो रही है तो मैं एक बात, सबसे हमारे पास फेल्योर कहाँ रहा? हमारे पास फेल्योर हुआ जब अमेरिका में और चीन के बीच
ट्रेड वार हो रहा था, तब भारत सरकार अपने विदेश नीति के निर्धारण में वहां पर फेल हो गई। जो चीन से अमेरिकन कंपनियां हटी, वो जाके हमारे आसपास के देशों में सेट हो गई, भारत में नहीं सेटअप हुई। और जो अमेरिका से चाइनीज कंपनी हटी, वो भी भारत में टेस्ला भारत आ रही है, सैमसंग भारत आ रहा है, एप्पल भारत आने की तैयारी कर रहा है। आप कह रहे हैं भारत में कंपनियां नहीं आने को तैयार हो रही हैं। आप ये कैसे कर सकते हैं? आप ये कैसे कर सकते हैं? एमआई भारत आने की तैयारी कर रहा है, सब लोग तो भारत आने की तैयारी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो है आसपास के देशों में चले जा रहे हैं। और आप बात करेंगे, आप एक छोटा सा इवेंट, आप छोटा सा खेल का कार्यक्रम कराते हैं तो उसमें दसियों हजार करोड़ रुपए का घोटाला कर लेते हैं। आप याद दिलवाएंगे उन चीजों को। आप एक छोटा सा खेल कर रहे हैं कोरोना प्रबंधन पर, आप आदरणीय मोदी, आप कोरोना प्रबंधन पर आदरणीय मोदी जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और आप एक छोटा सा खेल कार्यक्रम कराने में आप दसियों हजार करोड़ रुपए का घोटाला कर लेते हैं। आप एक छतरी को आप 1-1 लाख रुपए में बेचते हैं, और आप आदरणीय मोदी जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सार्वजनिक आपके पास नेता ही नहीं है, नेता विहीन कांग्रेस पार्टी मोदी जी पर ऐसा सवाल खड़ा करेगी। तो आप क्या बेच रहे होते? आपको देखना चाहिए, पहले आईने में देखिए चंद्रेश जी, पहले आईने में देखिए। कांग्रेस पार्टी की बात हो, हमने देश को बनाया, बात समझ में भी आए। आप कांग्रेस पार्टी को कहिए पहले आईने में देखिए, अपने पास नेतृत्व का विकास करे। ना ही नेतृत्व है, ना ही पार्टी है, ना ही कार्यकर्ता बचा है, दोनों ने विकास की सारी नींव खिसक चुकी है। नहीं है। आपके पास अगर आइडिया होता, अगर आपके पास चंद्रेश जी भाई, आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है, तो आप भी कहीं होते। बहुत बढ़िया काम किया है, और आप लोगों का काम जो है ये स्क्रीन पे दिख रहा है। आप लोगों का काम जो है वो दिख रहा है स्क्रीन पे। अब कांग्रेस पार्टी यहाँ तो किसी देश का कुछ नहीं बचने वाला। आपके सारे राज्य और भ्रष्टाचार से पूरी जनता, पूरा देश वाकिफ है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आरोप हमारे पास समय नहीं है सर, और हम विकास करना, हमारे पास समय नहीं है। जब ये कहीं देश प्रथम है, आपको खुश रखना हमारा उद्देश्य, आपको खुश रखना नहीं है। हमारा उद्देश्य है जनता को लग रहा है कि आप जनता के लिए काम करना। कैसे करेंगे अगर इस तरह से आपस में लड़ते रहेंगे तो? कुछ ऐसी सार्थक बातें होती तो बात समझ में आती। फिलहाल ठोस और यथार्थ की बात करिए, आंकड़े पर बात करिए, डेटा पर बात करिए। सब कुछ अच्छा है तो डेटा क्यों नीचे जा रहा है? अब बात तो कुछ सार्थक निकली नहीं ना, बात तो कुछ सार्थक आई नहीं ना। किसने क्या किया और अब क्या होना चाहिए, इस पे तो बात हुई नहीं, और समय समाप्त हो गया। चंद्रेश जी, समय समाप्त हो गया। और ये आप दोनों का, आप दोनों हमसे जुड़े, आप दोनों हमसे जुड़े, हम फिर इस पे चर्चा करेंगे, हम फिर चर्चा कर लेंगे। और लेकिन इस वक्त घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं विराम दें। भावेश जी और चंद्रेश जी दोनों आप जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस कह रही है कि हमने विकास किया, और बीजेपी कह रही है कि जब से हम आए हैं तब से हमने भी विकास किया है, लेकिन विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे दिखाई देगा, अगले एपिसोड में जरूर इस पर चर्चा करेंगे। कहां कहां विकास है, कहां गुम हो गया, खोजने का प्रयास करेंगे। और तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।